हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के हमारे वीडियो का टॉपिक रहेगा नाटो। नाटो एक एक्रोनिम है जिसका फुल फॉर्म होता है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। ये क्या है? ये एक मिलिट्री अलायंस है जो यूनाइट करती है डेमोक्रेसीज ऑफ बोथ द साइड्स ऑफ अटलांटिक। अब इसका क्या मतलब है? आप जैसे मैप में देख सकते हो, मैंने अटलांटिक ओशन को मार्क किया है। तो अटलांटिक ओशन के जो वेस्टर्न और ईस्टर्न साइड्स की डेमोक्रेसीज हैं, इनको यूनाइट करती है एक मिलिट्री अलायंस से, जिसे हम कहते हैं नाटो। अब समझते हैं नाटो के ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं। फर्स्ट इज टू सेफ गार्ड द फ्रीडम एंड सिक्योरिटी ऑफ इट्स मेंबर्स। नाटो का मानना है कि जितने भी उसके मेंबर्स हैं वो इंडिपेंडेंट रहें और वो उसकी सिक्योरिटी को भी इंश्योर करता है। सेकेंड है मेंटेनेंस ऑफ नेशनल पीस एंड सिक्योरिटी। इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी का मतलब कि नाटो कंट्रीज़ और एक नॉर्मल और नाटो कंट्री के बीच में कॉन्फ्लिक्ट हो तो वो चाहते हैं कि डिस्कशन करके मैटर रिजॉल्व हो जाए, कि फोर्स यूज़ ना करनी पड़े। फिर आता है अपना यूरो अटलांटिक पीस एंड सिक्योरिटी। यूरो अटलांटिक का रीजन कौन सा है? नॉर्थ अमेरिका और यूरोप के बीच का जो अटलांटिक ओशन है, उस पूरे रीजन को हम कहते हैं यूरो अटलांटिक। अभी हमने पीस एंड सिक्योरिटी क्यों ऐड किया? इधर से अगर कोई मिलिट्री मूवमेंट हो रहा है या ट्रांसपोर्ट्स का मूवमेंट हो रहा है और कोई दो कंट्री के बीच में कॉन्फ्लिक्ट हो जाती है, चाहे वो नाटो में है या नहीं, तो इसको नाटो क्या करता है, रिजॉल्व करता है एक इंटरनेशनल लेवल पे, बिना कोई डिस्प्यूट क्रिएट करे बड़ा। फिर हमारे नेक्स्ट आते हैं थ्री इंपॉर्टेंट टर्म्स: कलेक्टिव डिफेंस, क्राइसिस मैनेजमेंट एंड कोऑपरेटिव सिक्योरिटी। इन्हें हम एक एक करके समझते हैं। कलेक्टिव डिफेंस क्या है? नाटो की जो कंट्रीज़ हैं वो अपनी एक दूसरे की जो डिफेंस है वो शेयर करती हैं, वो साथ में यूज़ करती हैं कहीं भी। कि अगर है कि ऐसा है फ्रांस के लैंड पे अगर ब्रिटेन के सोल्जर्स ऑपरेट कर रहे हैं या फ्रांस के लैंड पे यूएस सोल्जर्स ऑपरेट कर रहे हैं, तो इसमें एक प्रॉब्लम नहीं होती नाटो कंट्रीज़ में। क्राइसिस मैनेजमेंट में जैसे अगर कोई क्राइसिस आ जाती है, जैसे सितंबर 9/11 अटैक्स हुए थे, तो उस वक्त अफ़गानिस्तान में अमेरिका ने सोल्जर्स डिप्लॉय कर दिए थे। इसके बारे में मैं इसी वीडियो में थोड़ा सा और बताऊंगा डिटेल में। बट उसके लिए नाटो ने अप्रूवल दिया और फिर उन्होंने क्राइसिस को मैनेज किया। ऐसा नहीं उन्होंने सारे कंट्रीज से भेजे, वो 30 कंट्रीज साथ में बैठी, उन्होंने डिसाइड किया कि ठीक है यूएस ट्रुप्स जाएंगे। फिर आती है कोऑपरेटिव सिक्योरिटी। कोऑपरेटिव सिक्योरिटी मैंने आपको कलेक्टिव डिफेंस समझाते हुए समझाई कि अगर एक दूसरे के लैंड पे ऑपरेट कर रहे हो तो एक दूसरे जो कंट्रीज़ हैं उन्हें प्रॉब्लम नहीं होती। अगर कोई ऑपरेशन है यूएस आर्मी को फ्रेंच लैंड पे करना है, तो अगर वो नाटो कंट्रीज़ में है जैसे दोनों, तो इनमें कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं क्रिएट होती और ये बिग इशू नहीं बनता, छोटे से इशू की तरह हो जाता का। अब हम समझते हैं नाटो बना का। नाटो वॉज फॉर्म्ड ओनली अ फ्यू ईयर्स आफ्टर वर्ल्ड वॉर 2। इस टाइम पे क्या था, यूरोप के बहुत सारे पोर्शन रूइन में पड़े हुए थे। वर्ल्ड वॉर 2 में क्या था, सोवियत यूनियन और अमेरिकन गवर्नमेंट ने लिबरेट किए थे लार्ज पार्ट्स ऑफ यूरोप को। जैसे कि आप देख सकते हो, मैंने सर्कल में शो किया है द टेरिटरीज टू बी लिबरेटेड। इसमें जो सीएन कलर्स हैं वो अमेरिकन गवर्नमेंट ने लिबरेट किए, और जो लाइट रेड में है उसे सोवियत यूनियन ने लिबरेट किया। अमेरिकन गवर्नमेंट ने जिन्हें लिबरेट किया, दे वर गिवन कंप्लीट इंडिपेंडेंस एंड ऑटोनॉमी। लेकिन जो सोवियत यूनियन ने लिबरेट किया, वहाँ पर पपेट कम्युनिस्ट गवर्नमेंट्स खड़ी कर दी। मतलब उन्हीं की गवर्नमेंट्स, जो कि लीडर्स जो थे वो सिर्फ मॉस्को को आंसर करते थे। वो मतलब अगर कोई डिसीजन लेना था वो पहले सोवियत यूनियन से पूछते, फिर डिसीजन लेते थे। ये जितने भी डेवलपमेंट्स हुए, इससे वेस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज़ को बड़ी प्रॉब्लम हुई। उन्हें लगा कि अभी उनकी वॉर ख़त्म हुई है, वो एक और नहीं करना चाहते। तो वेस्टर्न यूरोपियन कंट्री को लगा विदाउट अ स्ट्रॉन्ग डेमोक्रेटिक मिलिट्री प्रेजेंस, सोवियत यूनियन विल एस्टैब्लिश पपेट गवर्नमेंट्स ऑल ओवर यूरोप बाय यूजिंग वास्ट रिजर्व्स ऑफ मैन पावर एंड मिलिट्री। मैंने आपको ये बताया, इसमें एक दो टर्म्स यूज़ किए हैं। फर्स्ट है हमारी डेमोक्रेटिक मिलिट्री प्रेजेंस। इसका मतलब क्या है? मिलिट्री प्रेजेंस यानी कि अपनी ही मिलिट्री यूज़ करना। जैसे कि अगर कह लो कि जो यूनाइटेड किंगडम की मिलिट्री है वो अगर जाके पोलैंड में डिप्लॉय हो गई, बट इसके लिए क्या है, अगर वो फोर्सफुली डिप्लॉय हो जाए सोवियत यूनियन के अगेंस्ट में, तो वो उनका गोल तो है सोवियत यूनियन के अगेंस्ट में रहना, बट फोर्सफुली डिप्लॉयड है तो ये है नहीं। इसलिए डेमोक्रेटिक मिलिट्री में ये नाटो जो है, इसमें कंट्रीज़ एक दूसरे में डिप्लॉयड रहती हैं बिना कोई प्रॉब्लम के। अब आ रहा नेक्स्ट टाइम आता है यूजिंग, ऑक्यूपाई करेगा वास्ट रिजर्व्स ऑफ मैन पावर एंड मिलिट्री। मैंने आपको अपना फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का वीडियो जब समझाया था तभी बताया था कि सोवियत यूनियन पे वर्ल्ड वॉर्स का इम्पैक्ट नहीं पड़ा था, क्योंकि वो सिर्फ एक स्टेटस मेंटेन करने के लिए पार्टिसिपेट किया था। इसलिए वर्ल्ड वॉर के बाद भी इनके पास मैन पावर और मिलिट्री अबंडेंस में थी। उसके बाद क्या हुआ 1949 में, ये 1949 सिर्फ कुछ ही साल है वर्ल्ड वॉर 2 के बाद, रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ 10 यूरोपियन कंट्रीज एज वेल एज कनाडा एंड यूनाइटेड स्टेट्स मेट कहाँ मिले, वॉशिंगटन डीसी में, एंड उन्होंने साइन किया नाटो।
नाटो का सबसे इम्पॉर्टेंट अग्रीमेंट था आर्टिकल 5। अब ये आर्टिकल 5 क्या है? आर्टिकल 5 इज इफ एन ally is attacked, each and every country of the NATO member will come to their defense. Parties agree that armed attack against one of them in Europe or North America shall be considered an attack against the whole alliance. इसका मतलब क्या? जैसे कि नाटो में उस वक्त के लिए इमीडिएट जब नाटो बनी तब 12 मेंबर्स थे, तो अगर एक भी मेंबर पे कोई अटैक होता है तो ये नहीं कहते कि ठीक है अमेरिका पे अटैक हुआ है तो हमारे बस की बात नहीं है। नहीं, उन्हें लगता था कि हम 12 देशों पे अटैक हुआ है तो सारी कंट्रीज़ अपने उस मैटर के रिगार्डिंग मिलिट्री भेजती थी। आर्टिकल 5 नाटो की 70 ईयर हिस्ट्री में सिर्फ एक बार यूज़ हुआ है। ये हुआ था सितंबर 11 के अटैक्स में। मैं आपको अभी थोड़ी देर पहले ही बताया था कि मैं सितंबर 11 के बारे में थोड़ा बताऊंगा। सितंबर 11 अटैक्स थे वर्ल्ड ट्रेड बैंक पे, कहाँ पर? न्यू जर्सी में, अमेरिका में। इसके बाद ये टेररिस्ट अटैक्स थे लेड बाय ओसामा बिन लादेन। इसके बाद से क्या हुआ? आर्टिकल 5 रिवोक हुआ और इसके बाद नाटो कंट्रीज़ ने यूएस को अप्रूवल दिया अफ़गानिस्तान में ट्रुप्स डालने के लिए। अब आप सोच रहे होगे कि सिर्फ यूएस ने ट्रुप्स क्यों भेजे? नहीं, यूएस ने भेजे थे और बाकी कंट्रीज़ ने भी थोड़े थोड़े भेजे थे, लेकिन मेजॉरिटी ट्रुप्स थे हमारे यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के। क्यों? क्योंकि जो जितने भी उस वक्त नाटो के प्रेजेंट मेंबर्स थे उन्होंने दे केम टू अ कलेक्टिव डिसीजन कि यूएस पे हुआ है तो वो एक कलेक्टिवली यूएस को हेल्प करेंगे, और उन्होंने सैंक्शंस लगाने में हेल्प किया और बोला कि ओके आप जाके अफ़गानिस्तान में ट्रुप्स डिप्लॉय कर सकते हो। अब इससे क्या हुआ कि जो कोल्ड वॉर हुई थी सोवियत यूनियन और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के बीच में, जो भी नाटो कंट्रीज़ ने सिक्योरिटी और इन्जॉय की, अलायंस ने इंश्योर किया था कि आप इंडिपेंडेंट रहोगे और आपको सिक्योरिटी इंश्योर रहेगी, तो ये बाकी कंट्रीज इससे अट्रैक्ट होती गई। तो 1952 में ग्रीस और टर्की ने नाटो ज्वाइन कर लिया। अब टर्की के ज्वाइन के बाद सोवियत यूनियन को अलार्म हो गई, क्योंकि टर्की एक पहला देश था जो सोवियत यूनियन से डायरेक्टली बॉर्डर शेयर करता था और वो नाटो था। तो इससे क्या हुआ? नाटो टर्की में मोबिलाइजेशन ऑफ ट्रुप्स करने लगी तो सोवियत पे प्रेशर बढ़ने लगा। तो थ्रेट को कम करने के लिए जो उस वक्त के सोवियत लीडर थे उन्होंने क्या किया? उन्होंने एक गेम खेलने की कोशिश की और बोला कि ठीक है, 1954 में उन्होंने एक प्रपोजल पास किया। उसके हिसाब से उन्होंने बोला कि वो नाटो ज्वाइन करना चाहते हैं, बट नाटो के जो मेंबर्स थे इन्होंने इसका प्रपोज़ल डिनाई कर दिया। उन्होंने साफ साफ बोला कि आप कम्युनिस्ट हो और हम कम्युनलिज्म के अगेंस्ट हैं, तो आप हमारे मेंबर कभी नहीं बन सकते। फिर नेक्स्ट आता है हमारा 1955 में क्या हुआ। 1955 में एक इंटरेस्टिंग हुआ कि वेस्ट जर्मनी ने नाटो ज्वाइन कर लिया। अब जर्मनी भी दो पार्ट में डिवाइडेड था, ईस्ट जर्मनी और वेस्ट जर्मनी। बट ये ईस्ट और वेस्ट में कैसे हुआ? क्योंकि जो ईस्ट जर्मनी का एरिया था वो सोवियत इन्फ्लुएंस में था और वेस्ट का यूरोपियन इन्फ्लुएंस में। अब ईस्ट और वेस्ट में फिर डिवीजन कैसे हुआ? अगर वेस्ट जुड़ गया तो ईस्ट क्यों नहीं जुड़ा? लेकिन जो हमारी स्टालिन की गवर्नमेंट थी उसने ईस्ट जर्मनी में बर्लिन वॉल कर दी, और हम जैसे देख सकते हैं कि बाद में जाके बर्लिन वॉल को तोड़ दिया जाता है और उसके बाद ईस्ट जर्मनी और वेस्ट जर्मनी यूनाइट हो जाती हैं और वेस्ट ईस्ट जर्मनी ज्वाइन करता है नाटो। मैं आपको थोड़ा सा ही आगे बताऊंगा इस वीडियो में। अब इसके बाद क्या हुआ? जस्ट 9 डेज आफ्टर जर्मनी ने नाटो ज्वाइन किया, सोवियत यूनियन ने अपना खुद का एक अलायंस बना लिया, वार्सो पैक्ट। ये वार्सो पैक्ट जो बनी थी ये नाटो के ठीक रिटालिएशन में बनी, मतलब वार्सो पैक्ट और नाटो एक दूसरे के अगेंस्ट थी। इसमें क्या था वार्सो पैक्ट में? इसमें सोवियत यूनियन था फर्स्ट, और जितनी भी इसके कम्युनिस्ट स्टेट्स के पपेट्स थे यूरोप में, वो सारों ने बोला हम वार्सो पैक्ट ज्वाइन करें। बट ये तो कम्युनिस्ट गवर्नमेंट्स है जो कि किसने सेट की? सोवियत यूनियन ने। अपनी लगाई हुई गवर्नमेंट अलग देशों में वो अपने अलायंस में ला रहे हैं। नेक्स्ट आता है हमारा कंपैरिजन बिटवीन नाटो एंड वार्सो पैक्ट। नाटो क्या है? नाटो है डिफेंस अगेंस्ट आउटसाइड फोर्स, और वार्सो पैक्ट भी सेम ही है, डिफेंस अगेंस्ट आउटसाइड फोर्स। सो डिफेंस अगेंस्ट आउटसाइड फोर्स ये टर्मिनोलॉजी इन दोनों ने बहुत अच्छी यूज़ की, बट इनडायरेक्टली ये दोनों एक दूसरे के अगेंस्ट बनी थी। नाटो थी डिप्लोमेटिक टूल ऑफ यूएसए और वार्सो पैक्ट थी डिप्लोमेटिक टूल ऑफ यूएसएसआर। मतलब नाटो का जो मेन ओरिजिन था वो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका थी, एंड वार्सो पैक्ट की कौन थी? यूएसएसआर। नाटो और वार्सो पैक्ट में मेजर डिफरेंस ये है कि नाटो थी एक डिफेंसिव फोर्स अगेंस्ट अग्रेशन, और वार्सो पैक्ट थी अग्रेसिव अगेंस्ट नाटो मेंबर्स। डिफेंसिव फोर्स अगेंस्ट नाटो में इन्होंने क्या बोला कि वो डिफेंस में ही काम करेंगे, वो कहीं टेरिटरी ऑक्यूपाई नहीं करेंगे, अटैक नहीं करेंगे, और इन्होंने कहीं स्पेसिफाई नहीं किया कि वो वार्सो पैक्ट के अगेंस्ट में ही बने थे। तो वो एक यूनिवर्सली कह रहे हैं कि अगर कोई भी अटैक करता है वो उनके डिफेंस में काम करेंगे। लेकिन वार्सो पैक्ट तो नाटो के ठीक रिटालिएशन में बनी, तो इनका ऑब्जेक्टिव था अग्रेशन अगेंस्ट नाटो मेंबर्स।
और इनका लोकेशन में भी डिफरेंस है। नाटो था हमारा वेस्टर्न यूरोप में एंड वॉर्सो पैक्ट था ईस्टर्न यूरोप में। अब आपने नोटिस किया होगा मैंने एक स्लाइड स्किप की है, वो थी ये वाली। नाटो और वॉर्सो पैक्ट का मैं एक मैप में समझाया। जैसे कि आप देख सकते हो कि नाटो 1949 में डार्क ब्लू से शेड हुआ है। उसके बाद में जो ग्रीस और टर्की ज्वाइन हुई वो बाद में लेटर ऑन होकर वो धीरे धीरे दिखाया कि वन बाय वन कौन सी कंट्रीज ज्वाइन हुई। वॉर्सो पैक्ट में आप देख सकते हो 1955 में सारा डार्क रेड था एंड देन 1956 में ईस्ट जर्मनी एरिया को लाइट किया। क्यों? बिकॉज 1956 में ईस्ट जर्मनी ने वॉर्सो पैक्ट से लीव कर दिया और लेटर जाके 1990 में वो रीयूनाइट हुआ किससे? वेस्ट जर्मनी से। अब हम आते हैं 1966 पे वापस। इसमें क्या हुआ? वन ऑफ नाटोज लार्जेस्ट मेंबर्स यानी फ्रांस, इसने मिलिट्री कमांड स्ट्रक्चर लीव कर दिया। लेकिन फ्रांस ने नाटो अलायंस लीव नहीं किया, बोला हम नाटो का पार्ट रहेंगे एंड दे व्हाट दे डिड, दे कमिटेड देमसेल्व्स टू कलेक्टिव डिफेंस। लेकिन ये जो मिलिट्री कमांड स्ट्रक्चर थी ये फ्रांस ने रीजॉइन कर ली कब? 2009 में। अब ये मिलिट्री कमांड स्ट्रक्चर क्या है? मिलिट्री कमांड स्ट्रक्चर नाटो में ये होती है कि कोई भी अपने नाटो ऑपरेशंस के लिए अपनी कंट्री की आर्मी डिवोट करना। फ्रांस ने कहा कि वो 1966 के बाद 2009 तक फ्रांस ने नाटो के ऑपरेशन में कोई अपनी आर्मी यूज़ नहीं की। बट फ्रांस ने बोला हम नाटो के मेंबर हैं, तो अगर आपको हमारा लैंड यूज़ करना है फ्रांस का नाटो ऑपरेशन के लिए तो आप कर सकते हो। अब हम आते हैं 1982 में। 1982 में स्पेन बन गया नाटो का मेंबर। अब आती इम्पॉर्टेंट डेट यानी 26 दिसंबर 1991। ये था जब नाटो का चीफ अपोनेंट यानी सोवियत यूनियन डिसइंटीग्रेट हो गया और 15 अलग देशों में बट गया। थोड़े साल बाद क्या हुआ? वॉर्सो पैक्ट भी डिसॉल्व हो गया और जितने भी बचे हुए इंडिपेंडेंट थे वो सारे क्लाइंट्स किससे इंडिपेंडेंट हो गए? सोवियत यूनियन से। जैसा मैंने आपको पहले बताया था, यहाँ पर पपेट गवर्नमेंट सेट की थी, कोई इंडिपेंडेंस नहीं थी। जितनी भी ये थी वो मॉस्को को आंसर करती थी, वो रशिया को आंसर करती थी। अब मैं रशिया क्यों कह रहा हूँ? क्यों? वो बाद में रशिया बनता है, उस वक्त तो सोवियत यूनियन था। अब जितनी भी इंडिपेंडेंट हुई मेजॉरिटी ने क्या किया? नाटो ज्वाइन कर लिया। जो ईस्ट जर्मनी था वो नाटो का पार्ट बन गया था 1990 में। क्यों? बिफोर सोवियत यूनियन डिसइंटीग्रेट हुआ। कैसे? मैंने आपको बताया कि बर्लिन वॉल को तोड़ दिया गया और ईस्ट और वेस्ट जर्मनी यूनिफाई हो गए थे। इस कारण से 1990 में ही वो नाटो का पार्ट बन गया। चेक रिपब्लिक, हंगरी और पोलैंड, इन देशों ने नाटो ज्वाइन की कब? 1999 में। बुल्गारिया, रोमानिया, स्लोवाकिया एंड स्लोवेनिया, इन सब ने ज्वाइन की 2004 में। अब 2004 में ही एस्टोनिया, लातविया, लिथुआनिया ने नाटो ज्वाइन की। ऐसा मैं इन्हें अलग क्यों कह रहा हूँ? अलग रेफरेंस इन्हें इसलिए दे रहा हूँ बिकॉज नाटो ज्वाइन करने के पहले ये सोवियत यूनियन का इंटीग्रल पार्ट थे। मतलब ये इन्फ्लुएंस में नहीं थे या पपेट गवर्नमेंट नहीं थी, वो डायरेक्टली सोवियत यूनियन को सपोर्ट करते थे। और इन 3 कंट्रीज के ग्रुप को बारबैरिक कंट्रीज भी कहा जाता है। 2009 में अल्बानिया एंड क्रोएशिया ने नाटो ज्वाइन की। अल्बानिया ने जब नाटो ज्वाइन की तो वॉर्सो पैक्ट के सारे मेंबर्स ने नाटो ज्वाइन कर ली थी, बिकॉज अल्बानिया लास्ट मेंबर बचा था जो पहले वॉर्सो पैक्ट का था और उसने नाटो ज्वाइन नहीं की थी। अब आप सोच रहे होगे कि रशिया भी तो बचा। रशिया लेकिन हमेशा से इसके अगेंस्ट है, तो रशिया को हम के लिए साइड में रख देते हैं। मॉन्टेरेगो ने ज्वाइन की नाटो 2017 में। फिर लास्ट कंट्री जिसने अभी तक लेटेस्ट में नाटो ज्वाइन की है वो थी 2009 में, और वो थी हमारी कौन सी? मैसेडोनिया। जैसे कि आप देख सकते हो मैं एरो से दिखाया येलो कलर में थी मैसेडोनिया। ये एक छोटी सी कंट्री है तो इसने मिलिट्री अलायंस ज्वाइन कर ली 2019 में। अब आप सोच रहे होगे कि 3 एस्पायरिंग मेंबर्स हैं नाटो के, मतलब वो फ्यूचर में ज्वाइन करना चाहते हैं। ये मेंबर्स हैं यूक्रेन, जॉर्जिया और बॉस्निया। बॉस्निया के बारे में कि कैसे वर्ल्ड वॉर ट्रिगर हुई बॉस्निया में, ये मैंने आपको अपनी वर्ल्ड वॉर 1 की सीरीज़ में बताया। तो वर्ल्ड वॉर 1 सीरीज़ मेरी जाके आप ज़रूर देखिए, लिंक मैं अटैच कर दूंगा। अब हम आते हैं अपने टॉपिक नाटो पे वापस। नाटो ने 50 इयर्स ऑफ इंटरनेशनल पीस हमें इंश्योर किया। नाटो को सबसे बड़ा टेस्ट कब मिला? सबसे बड़ा उसको टेस्ट मिला 1950 में ड्यूरिंग द कोरियन वॉर। नाटो ने क्या किया? अपनी फोर्सेस भेजी साउथ कोरिया में नॉर्थ कोरिया से लड़ने के लिए। बट आप सोच रहे हो यार साउथ कोरिया तो नाटो का मेंबर है ही नहीं, बट क्यों भेजी? इसलिए भेजी क्योंकि ये थी वॉर अगेंस्ट कम्युनलिज्म। नॉर्थ कोरिया कम्युनिस्ट थी और साउथ कोरिया नहीं थी। नॉर्थ कोरिया को कौन सपोर्ट करता था? चाइना और रशिया।
तो नाटो के तो अगेंस्ट में आ ही गए, इसलिए नाटो ने साउथ कोरिया को फोर्सेस भेजी कि आप जाओ नॉर्थ कोरिया से फाइट कर लो। नाटो ने जब हेल्प भेजी उसके बाद से साउथ कोरिया ने नॉर्थ कोरिया को हटा दिया, धकेल दिया, और सीज फायर लग गई कब? 1953 में। इसके बाद से नॉर्थ कोरिया साउथ कोरिया दो अलग देश बन गए। 1956 में क्या हुआ? जब स्विस क्राइसिस हुई तो ब्रिटेन और फ्रांस ने एक छोटी सी कॉन्फ्लिक्ट शुरू कर दी इजिप्ट में। इससे क्या हुआ, कैसे रिजॉल्व हुई? नाटो और यूएस के कंबाइंड एफर्ट से ये कॉन्फ्लिक्ट रिजॉल्व हो गई। मैंने आपको ये वीडियो के स्टार्टिंग में ही बताया था कि जैसे अगर कोई कॉन्फ्लिक्ट होती है दो देशों के बीच में, अगर नाटो है या नहीं वो मैटर नहीं करता, ये आपस में भी मैटर रिजॉल्व कर लेते हैं। नेक्स्ट आते हैं हम 1957 में। 1957 में नाटो ने एक्सेप्ट किया क्या? यूजेस ऑफ मास रिटेलिएशन अगेंस्ट सोवियत यूनियन इफ एनी ऑफ इट्स मेंबर्स आर अटैक्ड। इसका मतलब क्या था? दे परमिटेड टू यूज न्यूक्लियर वेपन्स। इस वक्त क्या था? न्यूक्लियर वेपन्स की एडवांसमेंट सोवियत यूनियन में बढ़ती जा रही थी। सोवियत यूनियन थ्रेट कर रहा था कि हम नाटो कंट्री में न्यूक्लियर बॉम्ब डाल देंगे, बट नाटो की पॉलिसी थी वो न्यूक्लियर वेपन्स यूज़ नहीं कर सकते। तो 1957 में उन्होंने अलाउ कर दिया कि ठीक है आप न्यूक्लियर वेपन यूज़ कर सकते हो। अब 1989 में क्या हुआ? 1989 में बर्लिन वॉल कोलैप्स हुई और वेस्ट जर्मनी और ईस्ट जर्मनी यूनिफाई हो गई, और ईस्ट जर्मनी ने ज्वाइन की नाटो 1990 में। 1955 में क्या हुआ? 1995 में, सॉरी, 1995 में नाटो ने बम गिरा दिया किस पे? बॉस्निया सर्ब आर्मी में। क्यों? क्योंकि ये फाइट कर रहे थे इश्यूज जैसे टेररिज्म, जेनोसाइड। जेनोसाइड आपके लिए नया टर्म होगा। जेनोसाइड मतलब एक पर्टिकुलर रेस की तरफ से किलिंग। जैसे कि नाजिज्म में आपको पता ही होगा कि हिटलर ज्यूस को मारते थे। इसको हम जेनोसाइड कहते हैं क्योंकि वो उन्हें ज्यूस से प्रॉब्लम थी, उन्हें कोई उससे थी कि जो देश को इफेक्ट करे उनसे प्रॉब्लम नहीं थी, उन्हें पर्टिकुलरली ज्यूस से प्रॉब्लम थी। तो सेम वेज नाटो क्या कर रहा है? यूरोप की कॉन्फ्लिक्ट्स को छोड़ के वो वर्ल्ड में टेररिज्म और जेनोसाइड के लिए फाइट करने लगा। बॉस्नियन सर्ब आर्मी में ये प्रॉब्लम्स चलती रही तो इन्होंने इस पर बम गिरा दिया। 1999 में इसने बम गिराया किस पे? रिपब्लिक ऑफ यूगोस्लाविया। यूगोस्लाविया मैंने बताया था वर्ल्ड वॉर 1 के बाद बनी थी और बाद में आके डिसइंटीग्रेट भी हो गए। इधर भी सेम रीज़न से वो आए थे, टेररिज्म और जेनोसाइड से। आफ्टर 9/11 अटैक्स नाटो ने फोर्सेस भेजी अफगानिस्तान। मैंने आपको पहले ही इसे डिटेल में समझा दिया कि नाटो ने फोर्स भेजी थी लेकिन यूएस ट्रुप्स गए थे। वो कलेक्टिव डिसीजन था, वो यूएस का डिसीजन नहीं था। रिसेंटली क्या हुआ? नाटो ने रशिया और यूक्रेन के मैटर में इंटरफियर किया। अभी की जो लेटेस्ट रिपोर्ट्स हैं उसके हिसाब से तो नाटो ने ट्रुप्स तक भेज दिए यूक्रेन में फाइट करने के लिए अगर रशिया इन्वेड करता है। अब यूक्रेन और रशिया की जो क्राइसिस है इसके लिए मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाया था, उसका भी लिंक मैं अटैच कर दूंगा। अब हम समझते हैं रोल ऑफ नाटो। रोल ऑफ नाटो के 4 मेन रोल्स हैं। फर्स्ट है पॉलिटिकल और मिलिट्री अलायंस। ये आप इतनी देर से समझ ही गए होंगे कि वो पॉलिटिकली और मिलिट्री एक दूसरे को सपोर्ट करते थे। अब हम इसमें एक डिटेल से समझते हैं। इसमें क्या थे? डेमोक्रेटिक वैल्यूज़, ट्रस्ट बिल्डिंग एंड प्रिवेंटिंग कॉन्फ्लिक्ट एंड पीसफुल रेजोल्यूशन ऑफ डिस्प्यूट एंड इफ़ नीडेड मिलिट्री इंटरवेंशन। अब यहाँ एक टर्म आती है इफ़ नीडेड मिलिट्री इंटरवेंशन। इफ़ नीडेड का यहाँ क्या मतलब है? जैसे 9/11 अटैक्स के बाद अफ़गानिस्तान में मिलिट्री भेजना ज़रूरी हो गया था। उसको एक आप बात करके मैटर ख़त्म नहीं कर सकते थे, तो इसलिए नाटो ने ट्रुप्स भेजे थे। फिर आती है कलेक्टिव डिफेंस। कलेक्टिव डिफेंस अब मैंने आपको शुरू में भी समझाई थी। अटैक अगेंस्ट वन इज इक्वल टू अटैक अगेंस्ट ऑल, इन्वोक्ड ओनली वंस। जैसे मैंने आपको बताया ये 9/11 के बाद ही हुआ था। ट्रांस अटलांटिक लिंक, जैसे आप इमेज में देख सकते हो ट्रांस अटलांटिक लिंक होता है यूरोप और नॉर्थ अमेरिका। तो इसके बीच की जो डिफेंस, सिक्योरिटी और मल्टीनेशनल क्राइसिस है इसको मैनेज कौन करता है? पूरा नाटो। फिर आती है आपकी 2010 का स्ट्रैटेजिक कॉन्फ्लिक्ट। इसमें एक दो इम्पॉर्टेंट है, इवॉल्विंग सिक्योरिटी एंड एनवायरनमेंट फॉर मेंबर्स। इसका क्या मतलब है? जैसे कि 2010 में भी हमारे टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट हो गए। पहले तो क्या होता था? टेररिज्म होता था, एक दूसरे पे बम गिरा देते थे, और तो वो फिजिकली होता था, तो वो नाटो इंटरफियर कर देती थी उन मैटर्स में। बट 2010 के बाद से टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस हो गई कि साइबर क्राइम्स होने लगे। लेटेस्ट में भी आपने न्यूज़ सुनी होगी, जैसे जब कोरोना वायरस की वैक्सीन आई थी तो उस वक्त यूएस ने क्लेम किया कि
चाइनीज़ ने हैक किया था उनका। बट ये न्यूज़ कितनी सही है या गलत वो तो हमें पता नहीं। बट ऐसा होता है, साइबर क्राइम्स होते हैं बहुत आजकल। साइबर इंटरवेंशन होता है, लोग एक दूसरे की कंट्री के डेटाबेस में हैक कर लेते हैं। तो इसमें भी आजकल नाटो इंटरफेयर कर सकती है। और ये डेकेड प्लान है। डेकेड प्लान का क्या मतलब होता है? ये जो स्ट्रैटेजिक कॉन्सेप्ट आया है, ये हर 10 साल में अपडेट होगा। अब हम बताएंगे इंडिया और नाटो के रिलेशन। इंडिया नाटो का हिस्सा नहीं है, बट इंडिया नाटो का नॉन अलाइड डिफेंस पार्टनर बन सकता है। यूएस इंडिया को बनाने वाला है ऐसा पार्टनर नाटो का कि नॉन नाटो डिफेंस अलाई। अब इसका मैं डिटेल्स एक बाद के वीडियो में आपको समझा दूंगा। अभी के लिए वीडियो को हम ख़त्म करते हैं। इफ़ यू एंजॉयड द वीडियो, प्लीज़ like the video, share it and subscribe to my channel. I will link the presentation in the description below. See you guys in the next video. Jai Hind.